बस तेरे नाम से ऐ कार साजे दो जहां, रहमत तेरी सबसे सवा, तू सबसे बढ़कर मेहरबान। मंगलवार 10 दिसंबर 2024 मुताबिक 7 जमीदुस्सानी 1446 हिजरी और गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्राम का एक और शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। हमारा खुलूस और प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम कबूल कीजिए। एक और रोशन सुबह हमें नसीब हुई, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और यही उम्मीद, यही दुआ कि अल्लाह ताला आपके और हमारे सभी नेक मामलात में हमारी रहनुमाई फरमाएं और हमारी ज़िंदगी को खुशियों से, आसानियों से भर दे। एक और सुबह, एक और रात गुजर गई जो बड़ी ठंडी थी और हो भी क्यों ना, क्योंकि यही तो मौसम है जब हमारे यहाँ जो रिवायात हैं कि दिसंबर के आगाज़ से ही यहाँ सर्दियों का जो है ज़ोर बढ़ जाता है और बहुत सारी ऐसे मामलात इसके साथ मुंसलक हैं जिसमें गर्म मलबूसात हैं, कांगड़ी है, कोयला है, हमाम है और आए नए ज़माने के नए गैजेट्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हमारी यही दरख्वास्त रहेगी कि इन सब चीज़ों का जो है आप इस्तेमाल बड़ी एहतियात से करें ताकि आप भी महफूज रहें और आपके अपने भी महफूज रहें। आज के प्रोग्राम में दो मेज़बान शर्फ मेज़बानी हासिल कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में के सफ़र में मैं रहूँगा आपके साथ आपका मेज़बान जावेद और मेरा साथ निभाएंगे मेरे छोटे भाई, मेरे लफ्ते जिगर माजिदुल खैर नंदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं? खैर? अल्हम्दुलिल्लाह। माजिद आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, आप सबको भी मेरा प्यार और खुलूस पर आदाब। अल्लाह ताला करे कि आज का दिन भी आपके लिए नवीद मसरत लेकर आए। और जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि सर्द तरीन रात गुजरी हैं और तो हमारे नाज़रीन को इंतज़ार होगा कि आज जो मौसम के जो हालात है कैसे रहने वाले हैं, उस हवाले से हम आपको बता दें। आज जो महकमे मौसमियात से पेशन गोई हैं, मौसम जो है खुश्क रहेगा, लेकिन दर्जा हरारत के हवाले से आज जो श्रीनगर में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 4 डिग्री सेल्सियस और कल रात का जो दर्जा हरारत है -7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और वहीं जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेल्सियस और कल रात का दर्जा हरारत 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसी के साथ आप तक ट्रैफिक के अपडेट्स भी पहुँचाते हैं। आज NH44 श्रीनगर जम्मू हाईवे पर छोटी बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त दी गई है। SSG रोड और मुगल रोड हाल ही में जो ताज़ा बर्फबारी हुई है उस वजह से अभी भी स्नो एक्यूमुलेशन की वजह से दोनों आज बंद रहेंगे। ये लेटेस्ट अपडेट हैं जो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से मिले हैं। लेकिन अगर आप सफ़र का इरादा रखते हैं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं या सोशल मीडिया पर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के लेटेस्ट अपडेट चेक करके ही सफ़र के लिए रवाना हो। बहुत शुक्रिया माजिद। और प्रोग्राम के दौरानिए को हम आगे बढ़ाने से कबल एक छोटे से तजारती वक्फे के लिए रुकते हैं। नाजरीन, इस वक्फे से लौट के आएंगे, आपकी मुलाकात आज के ख़ास मेहमान से कराएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। गोल्ड की बात है, दिल के जज्बात है, यूनिक डिजाइन और डिस्काउंट्स भी साथ है। 15 दिसंबर तक खरीदें हॉलमार्क गोल्ड के यूनिक डिजाइन्स और अमेजिंग कलेक्शन, क्योंकि UR ज्वेलर्स लाए हैं ह्यूज डिस्काउंट्स ऑन द एंटायर कलेक्शन। शादी का सोना हो या अपनों का तोहफा, सब यहाँ है एक ही छत के नीचे। UR ज्वेलर्स, कर्दी कदल, सराफ कदल, श्रीनगर, द प्राइड ऑफ शहर खास। कॉल 9419404866। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के और गुड मॉर्निंग जैन के एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हर सुबह इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट और मुलाकातों का एक तवील सिलसिला हम तवील अरसे से लेके आए हैं। और साल साल से हमारी यही कोशिश रहती है कि ये सुबह की जो चाय है आज की इस बागम बाग वाली ज़िंदगी में ये 1 घंटा हम एक फैमिली की तरह गुजारें। आप उस तरफ चाय की चुस्कियाँ लें, उनका मज़ा लें और हम यहाँ स्टूडियो में बैठ के चाय पिएं और ये वक्त जो है ये हम एक साथ गुजारें और इन लम्हों को हम कैद करें खूबसूरत यादों के साथ। और जब कश्मीर और जम्मू और लद्दाख के लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं, इसके अलावा मुल्क और बैरून ममालिक से भी लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं, तो एक यकसानियत का एक जज्बा जो है हमारे दिलों में उजागर होता है। और बड़ा खूबसूरत एक मिलन है, एक ऐसा इलाका जहाँ की ज़मीन जो है, जहाँ के पेड़ पौधे, नदी नाले, सारी जो यखबस्ता पहाड़ हैं, सब शायर हैं।
اور ایسے شاعروں والی دھرتی سے جب صبح صبح یہ ہمارا پیغام جاتا ہے گڈ مارننگ JNK کا جو پیغام جاتا ہے تو بڑا خوبصورت لگتا ہے ہمیں بھی اور دیکھنے والوں کو بھی. اس خوبصورتی میں ہم اضافہ کریں گے. پہلے ایک خوبصورت نغمہ آیا چاہتا ہے, اس کے جو بعد ہے ہم آپ کی ملاقات آج کے مہمان سے کرائیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK.
नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जे के। आज 10 दिसंबर, आज का दिन यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डे के तौर भी मनाया जाता है। और आज के दिन की और एक स्पेशल बात यह है कि आज का दिन नोबेल प्राइज डे। इट मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल। आज के दिन जो इस साल के 2024 के नोबेल प्राइज विनर्स हैं उनको नवाजा जाएगा और आप इसको लाइव स्ट्रीम भी देख सकते हैं। प्रोग्राम में वक्त आ चला है एक तिजारती वक्फे का। वक्फे के उस पार आज के मेहमान के साथ मुलाकात। देखते रहिए गुड मॉर्निंग जे के। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे के और आपकी मुलाकात अब हम कराने जा रहे हैं आज की मेहमान शख्सियत से। इनका जो तारुफ है मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे इस प्रोग्राम में और दीगर नशरियात में भी आपने इनको अक्सर बेशतर सुना होगा, देखा होगा इनको, और इनके इल्म से हम सभी मुस्तफ़ीद होते रहे हैं और होते आए हैं। आज हमारी किस्मत है कि खुशकिस्मती से ये आज हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए हैं। हालांकि ये शायद कल या परसों गालिबन बैरून मुल्क जा रहे हैं दोबारा, और इनका जो इल्मी सफ़र है वो तशनीगी जो है उसको ये जगह जगह जा कर के उसकी जो है उसे पूरा करते हैं। और आज कुछ लम्हात हमें नसीब हुए हैं। हम वालिहाना इस्तकबाल करते हैं प्रोफेसर हमीद नसीम रफ़ियाबादी साहब का। अस्सलाम वालेकुम। मैंने तारुफ इसलिए नहीं कराया क्योंकि आपकी जो शख्सियत है इतनी हमजहत है, इतने उसमें फोल्ड्स हैं कि हम एक एक चीज़ पे बात करेंगे तो अल्लाह ताला का वो एक एहसान है कि आप जैसी शख्सियत आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ आवर हुई है। बहुत बार जब हमने आपको दावत दी है कई बार इस प्रोग्राम में, तो अक्सर बेशतर हमारा जो मामूल होता है हम किसी मौजू के तहत आपके साथ बात करते हैं और आपकी जो इल्मी बसारत है उसकी रोशनी में आप उस पर तबसरा करते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा जो पर्सनैलिटी है हमीद नसीम रफ़ियाबादी साहब, थोड़ा सा वो जो बचपन की यादें हैं उनको थोड़ा सा पहले हम जानना चाहेंगे कि ये सफ़र जो है ये कहाँ से शुरू हुआ, आपकी पैदाइश कहाँ हुई, और उसके बाद ये जो इल्मी सफ़र है जो अभी माशाल्लाह आप दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आप जाते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, तो ये सफ़र का जो आगाज़ है वो कहाँ से हुआ? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने सही फरमाया कि अभी तालिब इल्मी का ही ज़माना गुजर रहा है और कोई मुझे पूछता है भाई आप क्या कर रहे हैं, मैंने कहा पहले हम उस्ताद के पास पढ़ते थे, आजकल बच्चों के पास पढ़ रहे हैं क्योंकि बच्चे बड़े माशाल्लाह दाना और बीना हो गए हैं। और मैं असल में दोआबगा में 58 में पैदा हुआ था। दोआबगा रफ़ियाबाद का एक गाँव है, बिल्कुल सोपोर और बारामूला, बिल्कुल सोपोर और बारामूला के बीच जी। तो फिर वही पढ़ाई मेरी हुई थी वहाँ के स्कूल में, उसके बाद सोपोर कॉलेज में, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी में तैनाती हुई थी मेरी एज ए लेक्चरर। उसके बाद वहाँ से फिर मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन गया और फिर उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैंने डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस स्टडी शुरू किया, इस्लामिक स्टडी शुरू किया। और उसके बाद मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्पिरिचुअल स्टडीज़ का डायरेक्टर हो गया। और उसके बाद फिर मेरा मलेशिया में बैसिक विजिटिंग रिसर्चर जो है तैनाती हुई। तो सफ़र चलता रहा, बड़ा असातिज़ा के साथ मुलाकात रही, अलीगढ़ में भी, दिल्ली में भी, बैरूनी ममालिक में भी। तो ये मेरा मुख्तसर तारुफ है। तो बाकी बहुत सारी बातें कही जा सकती है लेकिन मुख्तसर वक्त में कितना कहा जा सकता है। असल में जब हम इस प्रोग्राम में आप जैसी शख्सियात को मदऊ करते हैं तो हमारा मुद्दा मकसद ये होता है कि वो जो कुछ लम्हात हैं उन लम्हात में हम ज़्यादा से ज़्यादा बातें जानने की कोशिश करेंगे। चुनांचे आपने अभी जिक्र किया अपने तारुफ में कि कश्मीर यूनिवर्सिटी से लेके जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IUST, मलेशिया यूनिवर्सिटी, तो ये जो दानिशगाहें रही हैं आपका बड़ा करीबी रब्ता रहा है। एज अ स्टूडेंट जब आपने शुरू किया यूनिवर्सिटीज़ में
اور ایز اے ٹیچر جب آپ ابھی پڑھاتے ہیں یونیورسٹیز میں، تو یہ جو دور ہے، اس دور میں جدیدیت بھی آ گئی، ڈیجیٹائزیشن بھی ہو گئی، تو کتنا ضروری ہے آج کے ٹیچر کے لیے، آج کے اسٹوڈنٹ کے لیے ڈیجیٹائزیشن سے ہم آہنگ ہونا، اور علوم کا جو حصول ہے اس میں یہ ڈیجیٹائزیشن کس قدر ہماری مددگار ثابت ہوئی؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اصل میں ہر زمانے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. تو جب ہم کالج میں یا اسکول میں پڑھتے تھے تو زمانے کے تقاضے کچھ اور تھے. آج کے تقاضے تو اس سے بہت ہی مختلف ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بچے جو ہے آج کل باخبر ہے، جو ٹیکنالوجی ہے اور گیجٹس ہے تو ان کے بارے میں ان کو پتہ ہے، لیکن اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے طلباء کے لیے، طالبات کے لیے، اس کے علاوہ اساتذہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو سمجھیں، ان سے کام لیں، تاکہ جو مہینوں میں کام ہوتا تھا وہ گھنٹوں میں ہو جائے. تو اس لیے میرے خیال میں چاہے انٹرنیٹ ہو، چاہے اے آئی ہو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس کا بڑا رول ہے اس وقت. رول ہے بالکل. تو میں بھی اس کو استعمال کرتا ہوں، اور سب لوگ کر رہے ہیں. اور جو بھی کوئی طالب علم ہو یا استاد ہو تو اس کو پتہ ہونا چاہیے بیسکس جو ہے ان تمام نئے نئے جو مختلف ذرائع ہے، ذرائع ابلاغ ہے، تعلیمی ذرائع ہے، تو ان کے بارے میں معلومات کا ہونا بہت ہی ضروری ہے، تاکہ ہم بہتر انداز سے جو ہے اپنے طلباء کو پڑھا سکیں اور خود بھی اپنے آپ کو امپاور کرتے رہے، اپڈیٹ کرتے رہے. اور میں اکثر دیکھتا ہوں کہ میرا طریقہ جو پڑھانے کا رہا ہے، میں پہلے 3 سوال کرتا ہوں پہلے دن جب میں کلاس میں جاتا تھا، کہ نو دی ٹیچر، نو دی اسٹوڈنٹ، نو دی سبجیکٹ. یعنی اپنے اسٹوڈنٹ کو سمجھنا، ان کی لیول تک پہنچنا، دیکھنا چاہیے وہ کہاں پر ہے، ان کی علمی بساط کتنی ہے، اور پھر وہاں سے شروع کرنا. پھر اساتذہ طلباء سے میں کہتا تھا کہ آپ اپنے ٹیچر کو سمجھو، ٹیچر سے آپ کیا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کتنا ورنہ کیا ہوتا ہے کہ آخر دن پتہ لگتا ہے کہ کوئی رستم تھا بیٹھا ہوا چھپا ہوا رستم آپ کی کلاس میں، اور پتہ ہی نہیں. پہلے دن سے سب معلوم کر لو کہ کون آپ کی کلاس میں باہنر ہے، اور اس کی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کی کوشش کرو. پھر اس کے علاوہ سبجیکٹ کو سمجھو. اور سبجیکٹ کے بارے میں یہ ہے کہ بچوں کو، اب چونکہ میں باقی یونیورسٹیز میں گیا ہوں، باہر بھی یو ایس اے کئی بار گیا ہوں میں، اور باقی یونیورسٹیز میں بھی گیا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ وہاں کی تعلیم کا طریقہ جو ہے بالکل ڈفرینٹ ہے ہمارے یہاں سے. وہاں پر اصل میں بچوں کی مدد کی جاتی ہے، ان کو پڑھایا نہیں جاتا ہے، ان کو ایک راستے پہ لگایا جاتا ہے، ان کو ایک امپاورمنٹ دیا جاتا ہے، اس کے بجائے کہ ان کو جو ہے اسپون فیڈنگ کی جائے. تو یہ میں نے ایک اچھی سی، اور وہ ٹیکنالوجی کا بڑا استعمال کرتے ہیں. اور آج کے بچے پہلے سے پڑھ کے آتے تھے وہاں، کہ ان کو پتا ہوتا تھا ہمارا موضوع کیا ہے، اور اساتذہ کو بھی تیاری کرنی پڑتی تھی. یہ نہیں تھی کہ رٹائی باتیں بیان کر رہے ہیں، تو جو بہت کچھ جگہوں پر رواج ہے آج کل، اور وہ اصل میں امپاور کرتے ہیں بچوں کو. تو یہاں بھی اب شروع ہو گیا ہے. تو میرے خیال میں بہت اہم ہے ڈیجیٹلائزیشن کا علم، اگر ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. چونکہ پروفیسر صاحب جو آپ کا تعلق ہے ادب اور عربی اور علم کے ساتھ کافی رہا ہے، اور جب ہم دور حاضر کی ٹیکنالوجی انٹرونشن دیکھتے ہیں تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں یہ ایک میڈیم ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی علم اور ادب کو پڑھا جا سکتا ہے؟ جو روایتی کتابیں ہیں، جی جی، تو ہم اصل میں ابھی بڑا رو رہے ہیں کہ اب جی لوگ پڑھتے نہیں ہیں، کتابیں اب گھروں سے غائب ہو گئی ہیں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ڈیجیٹائزیشن نے کتابوں کو ہمارے موبائل کے اندر، ہمارے فون کے اندر، ہمارے لیپ ٹاپ کے اندر لا دیا ہے. تو اس نئے رجحان سے ہم آہنگ ہونے کے لیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم وہی علم ابھی بھی حاصل کر سکتے ہیں جو ہم کتابوں میں کیا کرتے تھے؟ بالکل. کن امہ سچ ونکس سون ترقی ہز رفتار یا کوالٹی سچ کن جائے کمپرومائز کر تھوڑا سا کوالٹی پہ اثر پڑا ہے. ماننا پڑے گا ہمیں کہ جو پہلے ہمارے علماء ہوتے تھے، اسکالرس ہوتے تھے، ان کا علم گہرا ہوتا تھا، اور کتاب کی خوشبو کچھ اور ہی ہوتی ہے. تو کتاب کو آپ چھو دیکھو، اور اس میں جو مزہ آتا ہے انسان کو، وہ آپ کی جلیس بن جاتی ہے، دوست بن جاتی ہے. خیر الجلیس فی الزمان کتاب، یعنی سب سے بڑا دوست جو انسان کا ہوتا ہے زمانے میں کتاب ہوتی ہے. اور وہ کتاب کے ساتھ وہ رشتہ تھوڑا کٹ گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم کتاب کو نہیں پڑھ سکتے. آج کل آپ کو اتنی ساری کتابیں جو ہے آن لائن ملتی ہے اور سافٹ فارم میں ملتی ہے کہ وہ پہلے آپ تصور نہیں کر سکتے تھے. اسی طرح سے ڈیجیٹلائزیشن اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ تمام کتابوں کو جو ہے ڈیجیٹلائز کیا گیا ہے. آپ کوئی بھی کتاب دیکھنا چاہیے کسی بھی زبان میں، عربی میں، فارسی میں، یا ترکش میں، یا ملئی میں، کسی زبان میں بھی آپ جو ہے ایک کلک کے ذریعے سے اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں، جو پہلے ممکن نہیں تھا. تو اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہمیں انسانوں کو تیار کرنا ہے تاکہ وہ ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائے.
टेक्नोलॉजी को अपने आप पर काबू करने वाला नहीं बनाना है, खवीशन करने की, यानी ये हमको अपना गुलाम न बनाए टेक्नोलॉजी। अगर हमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना आएगा तो 150 से ज़्यादा यूटिलाइजेशन किसके हैं, मोबाइल के और इंटरनेट के और बाकी चीज़ों के। लेकिन चूंकि हमारे बच्चों को पता नहीं कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो अक्सर बच्चे जो है वो सिर्फ उसमें जो है तफरी इंटरटेनमेंट करते हैं, जबकि बाकी जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पर मोबाइल के ज़रिए से, लैपटॉप के ज़रिए से, कंप्यूटर के ज़रिए से इल्मी और तालीमी खदमत ली जाती है और उससे एक एम्पावरमेंट का माहौल पैदा किया जाता है। तो मेरे ख्याल में जब तक हम लोगों को ट्रेन नहीं करेंगे कैसे इस्तेमाल किया जाए टेक्नोलॉजी को सही मायने में और इसके बेहतर इस्तेमाल क्या हो सकते हैं, तो यानी इसके हवाले हमें बच्चों को नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको हमें समझना चाहिए कि आपके हवाले ये चीज़ हम कर रहे हैं ताकि आप इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकें। डॉक्टर साहब, और एक सवाल है कि बच्चों में अक्सर शिकायत ये रहती है कि जैसे यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, उन्होंने कोई कोर्स पढ़ा, पढ़ाई के बाद उनको लगता है कि हमें ये नहीं पढ़ना चाहिए था। जैसे आपने बताया कि मैं पहली इन 3 चीज़ों पे नो द स्टूडेंट, नो द टीचर एंड नो द सब्जेक्ट, एक आइडेंटिटी क्राइसिस रहता है बच्चे में, और फिर जाके जब वो यूनिवर्सिटी से पास आउट होता है उनको लगता है कि हमें ये कोर्स ही नहीं करना चाहिए था। तो उस पर थोड़ी सी रोशनी डाले कि बच्चों या टीचर्स की क्या जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चे को पढ़े। ये बहुत अहम आपने सवाल किया। असल में हमारे यहाँ बहुत सारे बर्टन रसल और बहुत सारे एनस्टाइन छुपे हुए हैं हमारे बच्चों में, और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हमें माहौल नहीं मिलता है, गाइडेंस नहीं मिलती, काउंसलिंग नहीं होती। देखिए वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में पहले काउंसलिंग होती है बचपन से कि बच्चे का रुझान किस तरफ है। यहाँ पर देखिए एक रुझान चल पड़ा है कि सब लोग डॉक्टर बनेंगे, सब लोग इंजीनियर बनेंगे, और वो भी बांग्लादेश में। ठीक है, हमें कोई इतराज नहीं, कहीं भी जाए पढ़ने के लिए, लेकिन सवाल है हमें कितने डॉक्टर्स की जरूरत है, कितने इंजीनियर्स की जरूरत है, फिर जॉब का कितना जो है प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पर एग्जॉस्शन हो रहा है। तो उसके बरकस जो हमारे बाकी उलूम है, चाहे सोशल साइंसेज हों, ह्यूमैनिटीज़ हों, या अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई है और भी उलूम के लिहाज से, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, तो उसमें जॉब के इम्कान बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब काउंसलिंग नहीं होती है तो एक आदमी चाहे वो नीट क्वालिफाई न करे, फिर भी वो चाहे बांग्लादेश या किसी मुल्क में जाना चाहता है MBBS करने के लिए, और उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ काउंसलिंग नहीं होती। और फिर बाद में बच्चे देखते हैं हमारे पास ये सलाहियत थी, हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया और हम कुछ और बनते। मतलब मैं आपको बताऊंगा, मेरी वालिदा को बड़ा शौक था मैं डॉक्टर बनूं। डॉक्टर साहबान के साथ माजरत के साथ मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे उसको बहुत शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मुझे बिल्कुल शौक नहीं था। और मैंने जो है पहले मेडिकल लिया था सब्जेक्ट बैचलर्स में, उसके बाद मैंने 1-2-4 महीने के बाद छोड़ दिया और मैं आर्ट्स में चला गया, अरबी में चला गया, उर्दू में चला गया, उसके बाद फिलॉसफी में चला गया JNU में, जो कि मेरा सब्जेक्ट था ही नहीं। और मैंने इतने सारे सब्जेक्ट बदले, उससे मुझे इतना फायदा हुआ कि एक दूसरी दुनिया से मेरा राबता पैदा हुआ। मैं अरबी में दाखिला हो गया था मेरा अलीगढ़ में, तो 7 दिन मैंने अरबी पढ़ी, उसके बाद मैं फिलॉसफी डिपार्टमेंट गया, मैंने छोड़ के गया मैं फिलॉसफी, उसके बाद फिर मैंने मुस्लिम फिलॉसफी पढ़ी, उसके बाद JNU में वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ी, उसके बाद तकाबुल अदयान, दूसरे मज़ाहिब पढ़े दुनिया के तमाम मज़ाहिब, और उसको पढ़ा है भी। उससे मुझे इतना फायदा हुआ क्योंकि मैंने अपने रुझान के लिहाज से, अपने शौक के लिहाज से सब्जेक्ट्स का तायन किया, और मैंने वालिदैन की वजह से नहीं किया, कोई सब्जेक्ट को कबूल नहीं किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम बाकायदा बच्चों को काउंसलिंग करें और उसके लिए उनका मन बढ़े, और उसमें इसके अलावा हम हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग जो है डिपार्टमेंट हो, और वो बच्चों की काउंसलिंग करें, तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ बहुत, जैसे आपने नोबेल प्राइज की बात की, तो हमारे यहाँ भी नोबेल प्राइज हासिल करने वाले लोग निकल सकते हैं। बिल्कुल। जब आप ये स्विच कर रहे थे तो वाज देयर एनी बीकन, एनी लाइट जो आपको गाइड कर रहे थे? हाँ, बहुत सही फरमाया आपने। और मेरे दोस्त उस्ताद जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, एक गुलाम रसूल आगा साहब थे सोपुर के, और एक प्रोफेसर फारूक बुखारी साहब। तो अभी आपसे इजाजत लेंगे हमारे नाज़रीन, हम रुकते हैं एक जाती वक्फे के लिए। वक्फे के उस पार इस दिलचस्प गुफ्तगू को जारी रखेंगे और आप तक अखबारात की सुर्खियां पहुंचाएंगे। देखते रहे गुड मॉर्निंग JNU। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से।
दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जे के। उन तमाम साथियों को जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं उनको बता दें, आज जो हमारे खास मेहमान हैं प्रोफेसर हमीद नसीम रफियाबादी साहब। हम अपने मेहमान से जो सिलसिला कलाम है जारी रखेंगे, लेकिन आप तक पहले अखबारात की सुर्खियां पहुंचाते हैं। मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा, इससे खबर है ग्रोइंग कैंसर इन कश्मीर कॉल्स फॉर मोर पेट स्कैन फैसिलिटीज विदाउट न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट, पेट स्कैन अ फार क्राई फॉर GMC श्रीनगर। जी, एक उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में, इसकी शेह सुर्खी है सिविल इंतजामिया में वसी फेर बदल। डॉक्टर GN इत्तू डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, सईद शाहनवाज बुखारी ज्वाइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, मसरत इस्लाम डायरेक्टर हैंडी क्राफ्ट्स कश्मीर और काजी इरफान RTO कश्मीर तैनात। और एक उर्दू रोजनामा, इससे खबर है जम्मू कश्मीर की तकदीर का फैसला इसके नौजवान करेंगे। हुकूमत उनके ख्वाबों को पूरा करने के लिए मदद और रहनुमाई फराहम करने के लिए पुरअज़्म। LG। एक उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है जम्मू कश्मीर के अजला में अवामी राब्ता मुहिम, वुज़रा बारी बारी हर जिला में जाकर जानकारी हासिल करेंगे। और एक उर्दू रोजनामा, इससे खबर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अदालतों में तकरीबन 3.80 लाख मुकदमात ज़ेर इल्तवा। ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट फेज 3 के तहत फंड्स का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं, मरकजी वजीर। एक अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है LG अपलॉड्स कैलाश सनातन फॉर रिसर्च इन संस्कृत, डेलीगेशंस कॉल ऑन LG। और एक अंग्रेजी रोजनामा, इसकी खबर पैकेज बेस्ड इंडस्ट्रीज स्टे ओनली as long as incentives last. Chief Minister Omar Abdullah reaffirms his government's support to revive J&K's industrial sector, pledges revival of Darbar Move। एक आखिरी उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है दौरे हाजिर का नाकाबिल यकीन सच, 74 बरसों के बाद भी मड़वा और बाड़वन कश्तवाड़ के 2 तहसील की 50,000 आबादी बिजली से महरूम। मोबाइल सबके पास है लेकिन चार्जिंग सहूलियात नहीं है। TV और फ्री सब घरों में मौजूद लेकिन सिर्फ नुमाइश के लिए। और कुछ ऐसे लोग दोस्त भी हमारे होते हैं जिनके पास डिग्रियां तो होती हैं लेकिन वो सिर्फ असनाद की शक्ल में होती हैं। इल्म हासिल करना और सर्टिफिकेट हासिल करना 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जिसके बारे में हमारे आज के मेहमान जो हैं वो बखूबी जानते हैं। यही जानेंगे प्रोफेसर साहब के ये इल्म का हुसूल और डिग्रियों का हुसूल। इस पे मुझे याद आ रहा है वो बरसगीर के बड़े ज़बरदस्त दानिश्वर गुजरे हैं, अदीब गुजरे हैं, अशफाक साहब का एक कॉल है कि ये जो असनाद हैं ये तालीमी अखराजात की रसीदें हैं। तो ये इल्म हासिल करना कितना ज़रूरी है। जैसा अभी माजिद कह रहे थे कि हमारे कई सारे दोस्त ऐसे हैं जब यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जाते हैं कि मुझे ये नहीं पढ़ना था, कुछ और पढ़ना था। एम्प्लॉयबिलिटी के जो एवेन्यूज़ हैं वो भी, क्योंकि रोज़गार एक मसला है और एक ज़रूरत भी है, उसको एम्प्लॉयबिलिटी थोड़ा सा उसमें इस्तेकाम लाने के लिए, उसकी तरफ रुझान बढ़ाने के लिए ये जो आप काउंसलिंग का जिक्र कर रहे हैं, तो हम इस पे तो हम बात करते रहते हैं इस प्रोग्राम में। मुझे लगता है पिछले 10-12 साल से हम यही बात कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे कुछ ऐसी चीज़ें हो नहीं रही हैं बाअसर जिससे लगे कि नहीं जी अब इस सेशन से शुरू हो गया, अब बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं तो इनको पहले काउंसलिंग होगी कि इनका रुझान देखा जाएगा। कहाँ पे हम चूक रहे हैं? और जब आप मलेशिया में पढ़ा रहे हैं, वहाँ के तालीमी निज़ाम और हमारे तालीमी निज़ाम का अगर हम तकाबुला करें तो कैसे आपको डिफरेंस? बहुत सही आपने फरमाया। असल में मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज भी है, यूनिवर्सिटी के मतलब मुख्तलिफ शोबाजात है और NGOs भी बहुत सारे हैं, लेकिन असल में उस्ताद का ये फ़र्ज़ बनता है। मेरा ये रहा है तरीका कि मैं बच्चों को खुद ही काउंसलिंग करता हूँ क्लास में। और मैं ये भी चाहता था कि हमारे बच्चे जो है उनका डिप्रेशन ख़त्म हो जाए क्लास में। जब वो क्लास से निकलें वो अपने आप को फ्री महसूस करें, क्योंकि उनको क्लास में मौका दिया जाए और क्लास में बच्चे और उस्ताद मिल के जो है सिलेबस कंप्लीट करें। सिर्फ उस्ताद की तरफ सब लोग वन वे ना हो। और हमेशा जो है मैं असल में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हम बच्चों को मौका नहीं देते हैं उनकी सलाहियतों को उभारने का, उनको बोलने का मौका नहीं देते, सवाल करने का मौका नहीं देते हैं, और उनके अंदर जो इंक्विजिटिवनेस है उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि
खास तौर से वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में और बाहर की यूनिवर्सिटी में जो मुझे तजुर्बा हुआ है, वहाँ पर जो है मौका दिया जाता है बच्चों को अपनी सलाहियतों का इजहार करने का। मतलब मैं आपको मिसाल दे दूँ कि मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पेपर मुझे पढ़ने हैं। अब वो वहाँ वाइस चांसलर बैठा हुआ है, उसको रेक्टर कहते हैं, वो कुर्सी पे बैठा है नीचे, और एक स्टूडेंट जो है वो कंडक्ट कर रहा है प्रोग्राम वाइस चांसलर के सामने, डीनर्स के सामने, प्रोफेसर्स के सामने, और बड़ा मजमुआ है 100, 200, 300, 400, 500 का भी, और उनके सामने एक स्टूडेंट बोलता है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होती है। ये एक चीज़। दूसरी बात ये कि वहाँ पर जो है बच्चों को कहा जाता है कि आप खुद जो है टर्म पेपर तैयार करो, असाइनमेंट तैयार करो, टीचर सिर्फ मदद करता है। और फिर लाइब्रेरीज का को चक्कर काटते हैं, जाते रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, और वहाँ पर जो है मास्टर से रिसर्च शुरू होती है। यहाँ पर हमने रिसर्च का एक ऐसा मामला किया जब तक एम्पल नहीं करता है, और पीएचडी में जाते और एप्टीट्यूड नहीं देखते। और मैं हमेशा पहला लेक्चर जब देता हूँ रिसर्च मेथोडोलॉजी पे, मैं देखता हूँ बच्चे में एप्टीट्यूड रिसर्च का है भी या नहीं, या वो खाना पूरी के लिए पीएचडी करना चाहता है। अगर आपके अंदर एप्टीट्यूड नहीं है तो फायदा क्या है ऐसे रिसर्च करने का। और फिर वो बेकार उनकी थीसिस चली जाती, और जो थीसिस मतलब सबमिशन के बाद पब्लिश ना हो जाए, वो थीसिस जो है लिखने के लायक नहीं है। यानी और थीसिस हम क्यों लिखते हैं? ताकि हम अपने समाज की मदद करें। मसलन कोई आदमी इकोनॉमिक्स में काम करता है, अपने समाज के जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन दे दे। वो सोशोलॉजी पे कोई काम करता है, वो सोशल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे दे। ऐसे ही बाकी मजहबी मामलात में कैसे हम महंगी के साथ रहें, प्यार के साथ रहें, मोहब्बत के साथ रहें, और आपस में डायलॉग करते हुए रहें, और इस दुनिया को एक अमन का, प्यार का गहवारा बनाए। तो ये मजहब की वैल्यूज, रूहानी वैल्यूज जो है, एक आदमी मजहब पर रिसर्च कर रहा है, मजहबियात पर रिसर्च, इस्लामियात में रिसर्च कर रहा है, और उसकी थीसिस अगर समाज को कोई फायदा नहीं देती है तो रिसर्च करने के लायक ही नहीं। तो मेरे कहने का मतलब असल में हमारा रुझान जो तालीम के बारे में तस्वुर जो है उसको बदलने की जरूरत है। वेस्ट में थोड़ा बदल गया है, और वहाँ पर जो है बच्चे एम्पावर होते हैं तालीम के जरिए से, और यहाँ पर डिसएम्पावर होते हैं। मैंने ये देखा है। अब बहरहाल कुछ फर्क आ रहा है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है जो मैं देख रहा हूँ। क्योंकि आपने बताया तकाबुल कीजिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ, वरना मैं बहरहाल किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहता हूँ। डिस्करेज की बात देखिए, अभी आप ने फरमाया कि अगर हमारी रिसर्च समाज को फायदा ना दे, जैसे हम अभी जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें, कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात करें, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे रिसर्च काफ़ी हो रहा है। जब रिसर्च पेपर शाया होते हैं उन पे उनको पीएचडी अवार्ड किया जाता है, लेकिन उस रिसर्च का क्या, पेपर का क्या होता है? क्या वो आवाम तक जाता है, या क्या उस रिसर्च पेपर की वजह से समाज में कोई फर्क आता है? क्या लोगों की सोच में फर्क आता है, और लोगों के काम करने के ढंग में फर्क आता है? ये तो मैं अर्ज कर रहा था। मतलब मैं जब डीन था वहाँ सोशल साइंस का सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो मैंने इस किस्म का प्रोग्राम शुरू किया था। मैंने कहा कि हमारे जो स्कॉलर्स इकोनॉमिक्स में हैं, तो वो ज़रा जाएँ ज़ाफ़रान वालों के पास जाए, उनको बताइए कैसे बेहतर अंदाज से आप ज़ाफ़रान की काश्त कर सकते हैं, और बिजनेस के एवेन्यूज़ क्या है। ऐसे ही फिर मैंने एक तस्वीर दिया था कि हम एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ कायम करें सोशल साइंस रिसर्च के लिए, और पॉलिसी मैटर्स के लिए वो ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को दे दे, और फिर अपने नताज फिक्र को वो जो है लोगों के सामने पेश करे जो बिजनेस कर रहे हैं, ताकि उनको फ़ायदा हो, और हमारी जो गुर्बत के मसले हैं वो दूर हो जाए, और जो हमारी अफलास के मसले हैं, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट के मसले हैं। और असल में तालीम इसलिए नहीं होती है कि आदमी को कोई रोजगार मिले सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने रोटी के साथ नहीं पढ़ते बिल्कुल सही, रोटी के साथ हमने रोजगार को मिला दिया। जबकि तालीम आदमी को एम्पावर करते फिर जिस फील्ड में है वो, ताकि वो वहाँ आगे बढ़े। और मैंने देखा कि मतलब मलेशिया में आपको मैं बताऊंगा कि मुझे बहुत सारे लोग मिले जो ग्रैब ड्राइवर्स होते हैं, वो गाड़ी चलाते हैं, टैक्सी ड्राइवर। तो जब मैं अक्सर उनसे सवाल पूछता हूँ, मैं लोगों से हमेशा इंटरेक्ट करता हूँ, मेरी आदत है। कोई बहुत सारे चाइनीज़ के वहाँ जो पहले से आबाद हो गए तो उनसे बात होती है, ड्राइवर वगैरह, मलेशियन के, बाकी लोग जगहों के। तो कोई कह रहा है कि मैं साइंटिस्ट हूँ, कोई कहता हूँ मैं बिजनेसमैन हूँ, आज मुझे एक दिन मिला है तो मैं ग्रैब चलाता हूँ। यानी उनको इसमें कोई आर नहीं होता है कि वो कोई काम करे। यहाँ पर जो है अगर आपके पास बिजनेस हो, घर पे आपने बीए किया, मास्टर्स किया, या आपने पीएचडी किया, उसके बाद अपना बिजनेस आप नहीं करेंगे। आप कहते हैं मुझे जॉब मिलना चाहिए, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअली क्यों ना हो। तो ये जो हमारा माइंड सेट है, हमें इसको बदलने की जरूरत है। हमें जो है तालीम को तालीम के लिए हासिल करना चाहिए, ताकि आदमी जो है बालिग हो जाए, समझदार बन जाए, दाना हो जाए, और उसके बाद जो भी वो काम करना चाहिए उसको सलीके से करे, और उसमें बेहतरी पैदा करे, और वो समाज को भी अपने उस तजुर्बे से फायदा पहुंचाए। ये मकसद ना चाहिए तालीम। प्रोफेसर साहब, आपकी जो अदबी खिदमात हैं वो बरसगीर पूरी दुनिया में जानी पहचानी जाती हैं। उस हवाले से हम जानना चाहेंगे कि जो अभी नौजवान नस्ल है उनमें क्या रुझान है अदब के साथ, और
بالخصوص عربی کے ساتھ؟ ہاں اصل میں چونکہ یہ آپ کو شاید لوگوں کو بہت کم پتہ ہے کہ میں خود شاعر بھی ہوں اور میرا ایک دیوان بھی چھپا ہے ادا اظہار کی تب شکریہ. تو اب میں جب ملیشیا میں تھا وہاں پر کئی سیمینار ہوئے اور بہت سارے مشاعرے اور انہوں نے مجھے وہاں پر چیف گیسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا گیسٹ بنایا. یہاں میں مشاعروں میں نہیں جاتا ہوں کشمیر میں، پتہ نہیں کیوں. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آج کل نوجوانوں میں ادبی رجحان بڑھ رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. بہت سارے یہاں ہمیں مشاعرے دیکھے جن میں ہمارے نوجوان بچے اور بچہ جو ہے اپنے کلام پیش کر رہے ہیں. اس میں فارسی کا بھی رجحان تھوڑا سا ہے، اردو کا بھی ہے، اور خاص طور سے اردو کی طرف زیادہ جہان ہے. میں اردو کونسل کا وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں کشمیر جموں کشمیر اردو کونسل کا، تو ہم بھی ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ رجحان بڑھ رہا ہے. اور ادب کے بغیر جو ہے آدمی کو وہ کیتھارسس نہیں ہوتا ہے، کہ وہ ایک تنقیہ نہیں ہوتا ہے، اور جو بچوں میں ڈپریشن ہوتا ہے، اگر ہم ان کو ادب کی طرف جو ہے متوجہ کریں، ان کو ایک اظہار خیال کا ایک اظہار، کتابیں لکھنے کی طرف، شاعری کرنے کی طرف، مضامین لکھنے کی طرف، مضمون نویسی کے مقابلوں میں ان کو شامل کریں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ صلاحیت ہے اور رجحان بڑھ رہا ہے. اللہ کا شکر، مجھے خوشی اس بات کی. اور ہمارے ہاں ماشاءاللہ ہر یونیورسٹی میں جو ہے ادب کے ڈپارٹمنٹس ہیں، اردو کے، فارسی کے، عربی کے، کافی اچھے قابل قدر کام کر رہے ہیں. اس میں گورنمنٹ بھی سپورٹ کر رہے ہیں اچھا خاصا، اور ایڈورٹیز بھی ہوتے رہتے ہیں پوسٹس. تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں اس معاملے میں مایوس نہیں ہوں. میں بہرحال ایک اچھا مستقبل دیکھتا ہوں. ذرا نم ہو تو یہ میٹھی بہت ذریعے. مجھے ایک بات آج یہ ہے کہ ذہن میں آ رہی ہے، جب کوئی پوچھیں گے نا کہ آپ کے ساتھ تو ماشاءاللہ کئی دفعہ اسی پروگرام میں بات کرنے کا موقع ملا، تو کوئی یہ کہیں گا کہ آج جو حمید صاحب آئے پروگرام میں، آج کے پروگرام میں کیا خاص تھا؟ آج کے پروگرام میں یہ خاص ہے کہ آج ہم پروفیسر صاحب کی شاعری کے کچھ ایک دو اشعار سنیں گے آپ کے، تو وہ آج کے پروگرام میں کچھ خاص ہوگا. اصل میں نے نعتیں بھی لکھی ہے، اللہ کا شکر ہے. تو نعت کے ہی ایک نعت کے کچھ شعر سناؤں. مثلا مدینے کی فضاؤں میں کچھ ایسا اثر ساکی، مدینے کی فضاؤں میں کچھ ایسا اثر ساکی، تمنا ہے میری کی زندگی میری ہو یہاں بسر ساکی. یا ایک وہ ہے کہ ہمارے شوق و محبت کی انتہا وہ ذات، ہمارے ذوق و تمنا کی مدعا وہ ذات، قرینہ حمد و ثنا کا کہاں سے لائے ہم، ثنا گزار ہو جس ذات کا خدا وہ ذات، کریں گے یاد زمانے کے اہل دانش بھی کہ ظلمتوں میں بنی ہے سحر کشا وہ ذات. تو اس نعت کو جو ہے بہت جگہ پر گایا گیا، اللہ کا شکر ہے. کشمیر یونیورسٹی میں پہلی بار اس کو پیش کیا گیا تھا. اور اس کے علاوہ میں نے غزلیں بھی بہت ساری لکھی ہے. یعنی وہ اس میں تھا کوئی تھا پاس خیالوں میں دھڑکنوں کی طرح، کوئی تھا پاس خیالوں میں دھڑکنوں کی طرح، جدا ہوئے بھی ان سے تو آنسو کی طرح. چلے ماشاءاللہ. اور بہت سارے اور اشعار بھی ہے. یا یہ کہ ایک میرا وہ ہے، کچھ بہاروں کی رعایت تو کرو میرے لیے، کچھ خزاں بیت گئے ہوں گے زمانہ جانے، میں نے مانا کہ تغافل تیرے انداز بھی ہے، کیا کوئی دل کا مگر میرے فسانہ جانے. صاحب ہم جاننا چاہیں گے، میرے خیال سے ایک الگ ہم پروگرام شاعری ضرور آپ کر سکتے. ملیشیا میں آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا ہمیں بتائیں، اور ساتھ ساتھ میں جو آپ یہ شوق و ذوق رکھتے ہیں اس کے حوالے سے وہاں کیسا پلیٹ فارم ہے اس کو پیش کرنے کا؟ آپ نے بہت ناجد سمباج صاحب بہت اچھی بات فرمائی. میں حیران ہو گیا، وہاں اتنا شوق ہے لوگوں کو وہاں اردو شاعری کے ساتھ تعلق ملیشیا میں اور وہ وہاں کے لوگ بھی، اور جو باہر وہاں کافی لوگ وہاں جمع ہو گئے نا، بہت سارے ممالک سے لوگ آ گئے وہاں، تمام دنیا سے، اور وہ اردو کی بستی بس گئی ہے وہاں. اور آپ کو پتا میں جو دو بار میں نے وہاں مشاعروں میں حصہ لیا. اور میں نے جو ہے ایک بار اپنا ایکسٹینڈ کیا اسٹے، کیونکہ مشاعرے میں مجھے جانا تھا ضرور، نے کہا آپ کا رہنا ضروری ہے. تو وہاں بڑا اچھا خاصا ذوق ہے لوگوں میں، اور وہاں دعوتیں ہوتی ہیں. جب کوئی مشاعرہ ہوتا ہے تو اس میں کھانا پینا سب کچھ ہوتا ہے. یہاں کی طرح نہیں صرف چائے پہ کام چلاتے ہیں، دعوت ہوتی ہے. اچھا خاصا شکایتیں کر رہے ہیں. تو وہاں باقاعدہ جب مشاعرہ ہوتا ہے تو اس میں تمام شعراء آتے ہیں، اور پھر باقاعدہ کھانا پینا سب کچھ اچھی طرح سے ہوتا ہے، اور 2-3 گھنٹے وہ محفلیں چلتی ہے. یہ ہے. اور اس میں جو ہے یہ بھی ہے کہ وہ بلاتے ہیں شاعروں کو، بہت ممالک سے شاعر کو بلاتے ہیں، تو ان کو کرایہ دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، اور اچھا خاصا ان کی جو ہے تقریب کی جاتی ہے. تو وہاں وہ ماحول ہے. اور مجھے وہاں پر ایک موقع ملا کہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنے کا، یہاں نہیں ملا. یہاں پر اصل میں معاف کریں گے آپ کی، یہاں پر روایتی بن گئی یہ مشاعرے جو ہے نا، ہر نکڑ پہ مشاعرہ ہو رہا ہے.
भाई कुछ क्वालिटी का भी क्वालिटी क्वालिटी का बड़ा बहुत ख्याल क्वालिटी क्या बहुत quality का इतना ख्याल इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि जब तक हम इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देंगे, हम बीसीआर पे हम यकीन ना करें, हम जो क्वालिटी है, जो मयार है, उस पे हम ज़्यादा तवज्जो दें। आपके साथ बातचीत जारी रहेगी। नाजरीन, एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए हम रुकेंगे। वक्फे के उस पार आएंगे तो हमारे आज के जो मेहमान हैं उनसे मजीद बात करेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। आपकी सर्दी में सब सेट रहेगा। आपकी सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, एक बार फिर आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK। आज जो हमारे मेहमान खास हैं प्रोफेसर हामिद नसीम रफियाबादी साहब, हम जो सिलसिला कलाम है उनसे जारी रखेंगे। तो आप अपने जो तजुर्बात हैं और जो एक्सपीरियंसेस रही हैं मलेशिया में, उस हवाले से बता रहे थे। और आपका जो पढ़ाई का सिलसिला है रिलीजियस स्टडीज़ पे भी रहा है। और दौर हाजिर में जब हम देखते हैं तो इस पे, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो एथीस्ट है, जो अल्लाह पे यकीन नहीं करते हैं, लेकिन मौत पे सबको यकीन करना ही पड़ता है। तो उस हवाले से थोड़ी सी रोशनी। देखिए, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। अब मौत ऐसी चीज है, इनकार नहीं कर सकता। करेगा तो फिर भी पकड़ लेगा वो। इसलिए कुरान में उसको यकीन कहा गया, अब्दुल्लाह यातिकल यकीन। उस वक्त तक अल्लाह की इबादत करो जब तक यकीन आए, यानी मौत आए। यानी मौत जैसी सर्टेन कोई चीज है नहीं। हालांकि मैं आपको बताऊंगा ऐसी बात नहीं है। देखो, मैं चूंकि फलसफे का तालीम ले रहा हूँ और मज़ाहिब का भी, और ये जरा इम्तिजाज बड़ा मुश्किल होता है। जो आदमी मजहब का तालिब इल्म होता है वो फलसफे का तालिब इल्म नहीं होता है। जो फलसफे का होता है वो मजहब का नहीं होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जो है फलसफे का जो है अच्छा खासा मुताला किया है और स्टडी की है। बाकायदा उसातिज़ा के पास मैंने पढ़ा है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी और JNU में, और वहाँ थियोलॉजी का भी मैंने और मज़ाहिब का भी मुताला किया। और सिर्फ इस्लाम का ही नहीं किया, तमाम मज़ाहिब का, अल्लाह का शुक्र। और मुझे मौका मिला है दुनिया के तमाम मज़ाहिब के बड़े बड़े उलमा से मिलने का, बड़े बड़े उलमा से। और उसके अलावा मैंने उनके साथ प्रोग्राम किए इंटेलिजेंस डायलॉग पे। आपको खुशी होगी कि मगध में हमने एक प्रोग्राम किया था, उसका मैं ही जो मैंने कंसेप्ट नोट लिखा था, कन्वीनर भी मैं था। और उसमें रामनाथ कोविंद जी आए थे, जो सदर थे, साहब के सदर थे जो है मुल्क के। तो उन्होंने बहुत तारीफ की थी उस प्रोग्राम की कि इस किस्म के प्रोग्राम हम बिहार की हर यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं। तो वो इंटेलिजेंस डायलॉग पे था। और अभी हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, हुमा सिविलाइजेशनल डायलॉग एंड हार्मनी फाउंडेशन, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। उसमें हमने तमाम मज़ाहिब के बड़े बड़े उलमा को, स्कॉलर्स को जो है अपना एडवाइजर बनाया, ताकि हम उनसे इस्तेफादा करें और आज की दुनिया को हम कैसे बेहतर बनाएं डायलॉग के जरिए। इस वक्त डेडलॉक चल रहा है और हम कहते हैं डेडलॉक इसलिए है कि क्योंकि बात नहीं होती है। नहीं तो मुझे लगता है कि जहां तक हमारी समझ है वो कि हर कोई मजहब जो है वो इसी चीज़ पे दलालत करता है कि हमें हम आहंगी के साथ रहना है, एक दूसरे के साथ भाईचारे को बढ़ावा देना है। नाज़रीन, एक और तिजारती वक्फा आया चाहता है। आज के मेहमान से हम कुछ और लम्हात के लिए भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्फे के लिए रुकते हैं। वक्फे के उस पार लौट के आएंगे तो इनके साथ भी बात होगी और एक खास सेगमेंट भी आया चाहता है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में। गोल्ड की बात है, दिल के जज्बात है, यूनिक डिजाइन्स और डिस्काउंट्स भी साथ है। 15 दिसंबर तक खरीदें हॉलमार्क गोल्ड के यूनिक डिजाइन्स और अमेजिंग कलेक्शन, क्योंकि UR ज्वेलर्स लाए हैं ह्यूज डिस्काउंट्स ऑन द एंटायर कलेक्शन। शादी का सोना हो या अपनों का तोहफा, सब यहाँ है एक ही छत के नीचे। UR ज्वेलर्स, कर्दी कदल, सराफ कदल, श्रीनगर, द प्राइड ऑफ शहर खास। कॉल 9419404866। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और गुड मॉर्निंग JNK प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर हमीद नसीम रफियाबादी साहब, जिनके साथ हम आज बात कर रहे हैं मुख्तलिफ उन मामलात पे जिनका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी से है, हमारे अदब से है, हमारी तालीम से है, हमारे समाज के साथ है। और जब हम अभी डिजिटाइजेशन की बात कर रहे थे इनके साथ, तो डिजिटाइजेशन ने जो दुनिया को बिल्कुल बदल के रख दिया है। और अब जब हम पैसे की बात, पैसा हमारी ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि पैसा अब मुख्तलिफ शक्लों में अब हमारे पास आ गया है।
اور جو اس نے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں جاننا بڑا ضروری ہے. ایک سیگمنٹ آیا چاہتا ہے جموں کشمیر بینک کی طرف سے ڈیجیٹل بینکنگ کے حوالے سے. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور اس میں کیا خاص باتیں ہیں ان کو غور سے سنتے دیکھتے ہیں اور ان پہ پھر بعد میں عمل کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں. دوستو، پیسہ انسان کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے. بدلتے وقت میں پیسے نے بھی اپنی شکل بدل دی ہے. پہلے زمانے میں سونے چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ تانبے اور المونیم کا استعمال ہونے لگا. پھر نئے دور میں کاغذ کے نوٹوں نے سکوں کی جگہ لے لی، اور جب دنیا ڈیجیٹائزیشن اور IT ریولیوشن سے گزری تو پیسہ اب نئی نئی شکلوں میں ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے. تمام دوسری چیزوں کی طرح ہی پیسہ بھی ڈیجیٹل ہو گیا ہے. آئیے آج کے اس ایپیسوڈ میں جانتے ہیں ڈیجیٹل منی کے بارے میں، اس کا صحیح استعمال اور احتیاطی تدابیر. اگر ہم آج سے 30-35 سال پیچھے دیکھیں، بینکنگ میں بیسک بینکنگ سروسز کسٹمرز کیا لیتے تھے؟ تو بینک کسٹمر جاتا تھا کیش ڈپازٹ کرنے یا کیش وڈرا کرنے یا چیک ڈپازٹ کرنے یا ٹرانسفر کرنے چیک کسی اور کھاتے میں، یا کوئی ڈرافٹ بنانے کسی دوسرے بینک میں اگر پیسہ بھیجنا ہوتا تھا، یا کہیں کو فیس جمع کرنی ہوتی تھی اس کے لیے ڈرافٹ، یا کوئی اپنی سیونگز کے لیے فکس ڈپازٹ بنانا تھا، یا کوئی لون کی ضرورت تھی اپنے بزنس کے لیے یا اپنے پرسنل یوز کے لیے. تو اوور پیریڈ آف لاسٹ 30-35 ایئرز یہ ٹرانزیکشنز بیسک ٹریڈیشنل مینول سے آہستہ آہستہ ٹورڈز ڈیجیٹل جانے لگی. تو شروع ہوا سب سے پہلا جو ڈیجیٹل موڈ آف ٹرانزیکشن آیا کنٹری میں وہ تھا 90s میں، لگ بھگ اسٹارٹنگ لیٹ 80s رادر، وہ تھا ATM. تو اس کے بعد آہستہ آہستہ کچھ دیر بعد یہ ATM کا ریولیوشن ایک آیا، ایک کارڈ ایسوسیشنز آئی. تو یہ تھا پہلا سٹارٹ جو بینکنگ ٹرانزیکشنز ہے جہاں کسٹمرز نے خود سیلف سروس کرنا شروع کیا. اس کے بعد پوائنٹ آف سیل مشینز آئی، تو دکان پہ جائیں شاپنگ کی، آپ کو ATM سے جا کے کیش وڈرا کر کے دکاندار کو دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. تو آہستہ آہستہ اس کے بعد ای-کامرس آیا. بٹ پچھلے 8-10 سالوں میں ایک ڈیجیٹل ریولیوشن آیا کنٹری میں. 17 میں UPI کا لانچ ہوا. آج کے ڈیٹ میں اگر دیکھا جائے پر دن ایوری ڈے آلموسٹ مور دین 50 کروڑ ٹرانزیکشنز UPI کے تھرو ہوتی ہے. تو یہ ہے ایولیوشن آف ڈیجیٹل چینلز ان دا لاسٹ 30-35 ایئرز. آپ کو کیش ڈپازٹ بھی کرنا ہے، اس کے لیے آج کیش ڈپازٹ مشینز ہیں. آپ کو وڈرا کرنا ہے ATM ہے. پرچیز کرنی ہے آپ پرچیز کر سکتے ہیں. آپ کو ٹرانسفر کرنا ہے بینک میں کسی کو، آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں موبائل بینکنگ سے. آپ کو کسی دوسرے بینک میں ٹرانسفر کرنا ہے آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں ریئل ٹائم دوسرے بینک میں. آپ کو فکس ڈپازٹ بنانا ہے آپ گھر بیٹھے بنا سکتے ہیں. آپ کو لون اپلائی کرنا ہے آپ گھر بیٹھے لون اپلائی کر سکتے ہیں، ڈاکومنٹس اپلوڈ کر سکتے ہیں، لون آپ کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا. تو یہ ساری بیسک بینکنگ سروسز آج ڈیجیٹلی ہو سکتی ہے. اگر اب مرچنٹ سائڈ دیکھیں، شاپ کیپر سائڈ دیکھیں، تو ڈیجیٹل نے ان کے لیے بھی ایک بہت بڑے بینیفٹس ہیں ان کے سائڈ پہ. پہلے کیش میں ٹرانزیکشنز ہوتی تھی، تو کیش اصلی ہے، نقلی کیش ہے. کیش کو کیری کرنا، اس کیش کو رکھنا اپنے پاس اوور نائٹ، اگلے دن بینک میں ڈپازٹ کرنا، وہ رسک. آج کے ٹائم پہ کوئی رسک نہیں. ایون چھوٹے چھوٹے فروٹ وینڈرز ہے، سبزی والے ہیں جن کے پاس ڈیجیٹل موڈز نہیں ہوا کرتے تھے، تو ان کے پاس 99% 100% سارا کیش میں ہی ڈیلنگ ہوتی تھی. تو آج جب بینکنگ سسٹم ان کے پاس بھی آیا، وہ QR پہ ٹرانزیکشنز ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک سیونگ کا ایک آپشن اویلیبل ہوا. ادروائز کیش اکانومی چلتی تھی، کیش میں ہی انہوں نے بیچا، کیش میں خریدا، سارا خرچ کر لیا، سیونگ کی طرف کوئی دھیان کبھی گیا نہیں. تو مرچنٹس کے لیے بہت بڑا بینیفٹ UPI QR نے لایا. ڈیجیٹل بینکنگ ایک سیکیور بینکنگ ہے، اور یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈیجیٹل بینکنگ کے لیے بینکس نے کافی زیادہ اقدام اٹھائے ہیں، لیکن ہم سب کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایک سیف بینکنگ پریکٹسز کو امپلیمنٹ کر کے ڈیجیٹل چینلز کو سیکیور کریں. جبکہ ہم وقتاً فوقتاً کہتے آئے ہیں کہ مہربانی کر کے جی آپ اپنا
جو ڈیبٹ کارڈ ہے یا جو آپ کا کریڈٹ کارڈ ہے جس کو ہم ڈیجیٹل کرنسی کہتے ہیں یا جس کو ہم پلاسٹک منی کہتے ہیں، اس پہ چھپا ہوا ڈیبٹ کارڈ نمبر اور کریڈٹ کارڈ نمبر برائے کرم کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ دوسری ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب بھی آپ یہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، چاہے آپ یہ ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے کریں یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کریں، انشور کریں کہ آپ پبلک انٹرنیٹ پہ اس کو یوز نہ کریں۔ تیسرا پوائنٹ کہ اپنے ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ کو جب آپ ٹرانزیکشنز کے لیے کہیں پر دے رہے ہیں تو اپنی نظروں سے اس کو دور نہ ہونے دیں۔ چوتھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنی ٹرانزیکشن الرٹس پہ نظر رکھیں۔ باقی اگر ہم دیکھیں گے موبائل بینکنگ کی یا ہم دیکھیں گے UPI کی یا ہم دیکھیں گے باقی ڈیجیٹل چینلز جو ہمارے پاس ہیں، اس میں بھی بالکل یہ بیسک ہائیجین کی باتیں ہیں جو آپ کو خاص خیال رکھنی ہے کہ مہربانی کر کے اپنا موبائل کسی کے ہاتھ میں نہ دیں۔ اپنا موبائل اگر آپ کی وہاں پر پڑا ہوا ہے یا کسی کے ہاتھ میں آپ نے دے بھی دیا تو اپنے موبائل کا جو آپ کی موبائل بینکنگ کی اپلیکیشن ہے، UPI کی اپلیکیشن ہے، اس کا پن کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، اس کا OTP کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ مہربانی کر کے آپ سب سے پہلے اپنے انسٹنکٹس پہ بھروسہ رکھیں۔ جو بھی کال آپ کے پاس آتی ہے آپ یہ مان کے چلیں کہ کوئی بھی بینک، کوئی بھی فائنینشیل آرگنائزیشن آپ سے کبھی بھی آپ کا اکاؤنٹ نمبر، آپ کا پن، آپ کا OTP نہیں مانگے گی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں گے کہ QR کوڈز کا ہم یوز کر رہے ہیں UPI میں، یوزلی ہم جاتے ہیں دکاندار کے پاس، ہم QR کوڈ کو فوٹو اٹھا کے پیمنٹ کر لیتے ہیں۔ وہاں پر آپ مہربانی کر کے خیال رکھیں، بہت ضروری ہے آپ کے لیے کہ جب آپ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، جب آپ QR سکین کر رہے ہیں تو اس کو ایک بار دیکھ لیں کہ جو وہاں پر اس کا اکاؤنٹ کا نام آتا ہے، اکاؤنٹ نمبر آتا ہے، آپ بالکل اسی پہ پیمنٹ کر رہے ہیں کہ یہ QR کوڈ چینج ہو گیا ہے۔ دکانداروں پر یہ ایک فرض عائد ہوتا ہے کہ جب وہ پیمنٹ لیتے ہیں اپنے کسٹمر سے، وہ بھی ایک بار ویلیڈیٹ کریں کہ جو پیمنٹ انہوں نے کسٹمر نے کی ہے وہ ان کے کھاتے میں جمع ہوئی ہے کہ نہیں۔ ڈیجیٹل بینکنگ میں اور ایک چینل ڈیجیٹل لون کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، جہاں پر ایک کسٹمر جو بینک کا جانا ہوا کسٹمر ہوتا ہے وہ جاتا ہے اپنا لون ریز کرتا ہے اور وہ اس کے اکاؤنٹ میں آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اس پہ بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ مہربانی کر کے آپ وہی ڈیجیٹل لون اپلیکیشن یوز کریں جو آپ کے بینک نے آپ کو دی ہے، اور یہ لوکلی اویلیبل جو ڈیجیٹل لون کی فراڈسٹرز ایپ سٹور میں یا گوگل سٹور میں جو اپلیکیشنز رکھتے ہیں اس پہ انحصار نہ کریں، بیکاز فراڈسٹرز ان اپلیکیشنز کا یوز کر کے آپ کو اپنے جانسے میں پھنسا لیتے ہیں۔ اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے ہم یوزلی یوز کرتے ہیں ایک تالا، ایک چابی۔ اس چابی سے جو ہم لاک کرتے ہیں وہ چابی ہم بالکل اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنے ڈیجیٹل کھاتوں کی جو یہ چابی ہے اس کو بالکل محفوظ رکھیں، ایک سائبر ہائیجین مینٹین کریں جس کی وجہ سے ہم بالکل پروٹیکشن میں آ جائیں گے۔ آج ہم نے بات کی ڈیجیٹل منی کے بارے میں، اگلی کڑی میں ایک اور وشے پہ بات کریں گے۔ جب تک کے لیے آپ جڑے رہے ہمارے ساتھ ہماری 24/7 بینکنگ سروسز کے ذریعے، اور کسی بھی جانکاری کے لیے ڈائل کریں ہمارا ٹول فری نمبر 1800-890-2122۔ کسی بھی فائنینشیل فراڈ کی اطلاع نیشنل سائبر کرائم ہیلپ لائن نمبر 1930 پر ترنت دیں۔ ویلکم بیک۔ جانکاری ہی سمجھداری ہے، کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کے تحت JNK بینک کا یہ پبلک انیشیٹو۔ آپ جانکار بنیں اور سمجھدار رہیں اور اپنے سرمایہ کی حفاظت کریں۔ ہمارے مہمان چونکہ وقت کی قید ہیں اور ہم اپنے پروگرام کے اختتام میں آتے ہیں، حمید نسیم رفیع آبادی صاحب سے ہم پوچھنا چاہیں گے دور حاضر میں مستقبل جو ہے، فیوچر جو ہے ریلیجس اسٹڈیز کا آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب جو ہے قیامت تک قائم رہے گا، اور تمام مذاہب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کو بھیجا ہے پیغمبروں کو ہر جگہ، تو انہوں نے مذاہب کی جو ہے تعلیم دی ہے لوگوں کو، اس سے انسانیت کا اور اخلاق کا ایک ماحول پیدا ہوا۔ تو یہ جو ہمارا مذہبی جو ہے مطالعہ ہے اور مذہبی اسٹڈی ہے، تو اس میں بہت سارے مذاہب ہیں، اس کے علاوہ اسلامک اسٹڈیز بھی ہے جس میں تمام مذاہب ایک ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ ایک ڈپارٹمنٹ ہے اسلامک اسٹڈیز کا، اس میں ایک پیپر ہوتا ہے باقاعدہ،
अदर वर्ल्ड रिलीजन्स, अच्छा, सब पढ़े जाते हैं। यहाँ सब मज़ाहिब, और उसमें जो अक़दार मज़ाहिब में हैं उन तमाम की जो है जानकारी होती है, यकसानियत की, तो एक डायलॉग का माहौल पैदा हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा मुस्तकबिल है। और हमारे यहाँ तो इस्लामिक स्टडीज़ है, बाकी जगहों पर रिलीजियस स्टडीज़ है, बारह एक ही बात है वो। तो इस तरह से मैं कहता हूँ कि इसको अगर फ़रोग दिया जाएगा तो एक आपस में अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाएगी, मफहमत भी बढ़ जाएगी, और एक डायलॉग का, मकालमे का जो है माहौल बन जाएगा। क्योंकि इंसान जो है एक हैवानी नातिक है। नातिक का मतलब होता है मकालमा करने वाला, बोलने वाला। और जब मकालमा शुरू होगा तो डेडलॉक खत्म होगा, डायलॉग शुरू होगा तो डेडलॉक खत्म होगा। उसके बाद तरक्की के दरवाजे खुल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमेद नसीम रफ़ी आबादी साहब, एक प्रोफेसर, अदीब, दानिश्वर, समाजी कारकुन और एक शायर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ आवरी के लिए। और नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ये 1 घंटा आप बने रहे हमारे साथ। कल हमारे 2 दोस्त और आएंगे इस प्रोग्राम को पेश करने के लिए। आज की निशस्त से दीजिए मुझे और मेरे साथी माजिदुल खैर नंदा को इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Thank you. Thank you so much.